आज हम जो है वो एंग्लो मराठा वॉर जो हमने कल स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर करवाया था और उसका रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो जब उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को एक्वायर किया था, बॉम्बे को एक्वायर किया था, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश की, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट किया था, उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए थे वो मराठास के साथ में। अब क्या हुआ कि फर्स्ट मराठा वॉर जो थी वो ट्रीटी ऑफ सेल्बाई के साथ ख़त्म हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स और जो मराठास थे उनके बीच में ये डिसाइड हुआ था कि वो आपस में जो है वो कोई अपनी टेरिटरी, एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेकेंड मराठा वॉर का रीज़न जो था वो था इंटरनल स्क्वैबल। इंटरनल स्क्वैबल का मतलब होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट क्लैंस ऑफ मराठास। मराठास जो थे उनके डिफरेंट ग्रुप्स थे जिनको हम क्लैंस भी बोलते हैं। उसमें जैसे गैकवाड्स जो थे वो बड़ौदा से रूल करते थे, होलकर्स जो थे वो इंदौर से रूल करते थे, सिंधियास जो थे वो ग्वालियर से रूल करते थे, भोंसलेस जो थे वो नागपुर से रूल करते थे, और इनके जो पेशवाज होते थे उनका जो मेन हेड क्वार्टर जो था वो था पूना। तो इस तरीके से डिफरेंट टेरिटरी से ये लोग रूल करते थे। लेकिन इनकी टेरिटरीज को लेके भी आपस में इनके बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, क्योंकि कुछ मराठा क्लैंस जो थे वो फ्रांस को कहीं सपोर्ट करते थे, कुछ ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। तो इसकी वजह से इनके बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में हो रहे थे, और इसमें से एक कॉन्फ्लिक्ट जो था दैट वाज बैटल ऑफ पूना। बैटल ऑफ पूना में एक अलायंस बना जो कि नए पेशवा बाजीराव सेकंड आगे थे। ट्रीटी ऑफ सेल्बाई में माधवराव सेकंड को क्या बनाया गया था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे उनको पेशवा बनाया गया था। लेकिन अब जो था इस टाइम पे यानी 1803 और 1805 के बीच में बाजीराव सेकंड जो थे वो पेशवा बने थे। उन्होंने एक अलायंस बनाया सिंधियास के साथ में, वो क्लैन जो ग्वालियर से रूल करता था, इस वाले से। तो इनका एक क्लैन बना और ये दोनों क्लैंस इकट्ठे हुए और इन्होंने होलकर्स के अगेंस्ट एक लड़ाई की, जिसको जो पूना में हुई थी, इसलिए इसको बैटल ऑफ पूना कहते हैं। और इस वॉर का जो रिजल्ट था वो ये था कि जो यशवंतराव होलकर, यानी होलकर्स के जो चीफ थे उस टाइम पे थे यशवंतराव होलकर, उन्होंने इन दोनों अलायंस को क्या कर दिया था, हरा दिया था, यानी सिंधियास को और बाजीराव सेकंड को हरा दिया था। इसी हार की वजह से ब्रिटिशर्स की जो है वो एंट्री होती है फिर से मराठा टेरिटरी में। वो इसलिए होती है कि जो बाजीराव सेकंड हैं वो इंग्लिश के पास जाते हैं, ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं, और वो उनसे ये कहते हैं कि आप हमारी क्या करो, मदद करो होलकर्स के अगेंस्ट। तो जब ऐसा होता है तो ब्रिटिशर्स जो है वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ट्रीटी तो इनके साथ करेंगे। बिना ट्रीटी के तो वो, यानी बिना किसी बेनिफिट के वो कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने बाजीराव सेकंड के साथ एक ट्रीटी की जिसको ट्रीटी ऑफ बेसिन बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ बेसिन में क्या होता है कि अभी तक मैंने आपको बहुत बार बता चुके हैं कि बहुत सी ट्रीटीज हुई जिसमें बेसिन दे दिया, कभी सिलसेट दे दिया, मतलब वहाँ के एरियाज को छोटी छोटी टेरिटरीज दी जाती थी। लेकिन ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो बाजीराव थे, जो पेशवा थे, उन्होंने जो ये बेसिन था इसको सीड कर दिया। पॉलिटी में आपने बहुत बार पढ़ा होगा वर्ड सीड। सीड का मतलब होता है कि अपनी टेरिटरी को किसी दूसरे रूलर को या किसी और कंट्री को जो है वो दे देना। तो सीड कर दिया पूरी तरीके से बेसिन। और मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप, मतलब एक ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि मराठा जो पेशवा है वो अपनी टेरिटरी के अंदर ब्रिटिश ट्रूप्स को रखेगा। इसका ये मतलब था कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गया किसका, ब्रिटिशर्स का मराठा की टेरिटरी में। और ये जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, इसी की वजह से बाद में एक सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट आया था, वो मैं आपको फर्दर क्लासेस में जो है वो समझाऊंगी। तो यानी ब्रिटिशर्स की जो इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस जी थी वो इसी से स्टार्ट हो गई थी। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी की, तो जो बाकी क्लैंस थे जो इसके अलायंस थे बाजीराव के, वो इसके बहुत ज़्यादा क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। इसलिए मैंने वापस एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बनाया है सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या हुआ कि पेशवास जो थे वो अब अकेले रह गए, और सिंधियास और भोंसलेस जो इसके साथ पहले अलायंस में थे उनको बाद में ज्वाइन किया होलकर्स ने, और इन तीनों का एक अलायंस बना और ये पेशवा के अगेंस्ट हो गए। और इसी अलायंस की बनने की वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में होती है, जब ये तीनों का अलायंस बना। इन तीनों अलायंस ने मिलके
ब्रिटिशर्स के साथ में एक वॉर किया जिसको सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। और इस वॉर में इन तीनों अलायंसेस को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हरा दिया। और हराने के बाद फिर जैसा कि होता था कि एक नेगोशिएशंस होती थी और नेगोशिएशंस के बाद ट्रीटीज होती थी। तो ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई थी। जो मतलब इस वॉर का कॉन्सिक्वेंस क्या था, 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। उसमें सबसे पहली थी ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजान गांव। मतलब ये ट्रीटीज जो थी ये अलायंस के साथ की गई थी। पहला अलायंस कौन सा था, सिंधियास। तो ये पहले सुरजी अंजान गांव ट्रीटी सिंधियास के साथ हुई थी। और सिंधियास की बहुत सी टेरिटरीज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो थी वो एक्वायर्ड कर ली थी, जिसमें से रोहतक, गंगा, यमुना, दोआब बहुत इंपॉर्टेंट फर्टाइल लैंड था, वो भी किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। दिल्ली आगरा का एक छोटा सा रीजन था वो भी उनके पास चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट अहमदनगर फोर्ट, अहमदनगर फोर्ट वॉज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ मराठाज इन महाराष्ट्र। तो वो भी जो है वो किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। सेकेंड ट्रीटी ब्रिटिशर्स ने भोसलेस के साथ की जिसको ट्रीटी ऑफ देओगांव बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया भोसलेस जो थे वो नागपुर से रूल करते थे, तो बहुत सा एरिया नागपुर का भी किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास, जिसमें कटक, बलासोर और वेस्ट ऑफ वारदा रिवर जो था वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया। थर्ड ट्रीटी जो थी वो हुई थी होल्कर्स के साथ में। और इसी ट्रीटी के साथ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का एंड हुआ था 1805 में। इस ट्रीटी के प्रोविजंस क्या थे कि होल्कर्स का जो राजस्थान वाला एरिया था बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब राजस्थान में एंट्री हो गई ब्रिटिशर्स की, उसमें टोंक, बूंदी और रामपुरा ये पूरा एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स ने होल्कर्स से एक्वायर्ड कर लिया था। तो इस तरीके से सेंट्रल इंडिया की मोस्टली टेरिटरीज जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास चली गई। और फिर से वही हुआ कि ब्रिटिशर्स अपना काम करने लगे, यानी अपना काम मतलब वो फ्रेंच के साथ, फ्रांस के साथ लड़ाई में एंगेज हो गए, जिसकी वजह से 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई थी, वो मैं आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में बताऊंगी। और मराठास भी जो थे वो चुप करके जो थे वो बैठ गए थे। लेकिन 1817 टू 1818 इस साल दोबारा से जो थे मराठास जो थे वो एक्टिव हुए। और मराठास इस टाइम पे ये सोच रहे थे कि हम अपनी जो लॉस्ट पोजीशन है उसको वापस एक्वायर्ड करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं एंगेज हो गए थे फ्रेंच के साथ में। तो इस वजह से फंडामेंटल रीजन ये था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का कि मराठास अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को फिर से जो है वो एक्वायर करना चाहते थे। प्लस ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे था, जैसे कि मैंने बोला मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स, इन मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने ना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो था वो मराठा टेरिटरी में बिठाया था, जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट कहते हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में सब्सिडरी अलायंस के टाइम पे बताऊंगी। तो वो बहुत इंटरफेयर करता था इंटरनल अफेयर्स में। तो इसकी वजह से मराठा जो थे वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए हुए थे। उनको इमीडिएट रीजन कब मिला, पिंडारीज भी बोलते हैं और पिंडरीज भी बोलते हैं। ये एक ट्राइबल ग्रुप था, महाराष्ट्र में बहुत, सेंट्रल इंडिया में खासकर बहुत एक्टिव था। तो ये पिंडारीज जो थे इनको मराठा सपोर्ट करते थे। ऐसा सस्पिशियस थे कौन, ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि मराठास और पिंडारीज जो हैं उनका आपस में कोई नेक्सस है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि पिंडारीज फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा ब्रिटिश टेरिटरीज पे क्या करते रहते, हमले करते रहते थे। तो इसकी वजह से उनको लग रहा था कि शायद इन पिंडारीज की इस हमले के पीछे मराठास का जो था कोई हाथ था। इसी की वजह से क्या हुआ, मराठास जो थे उनको एक फिर से मौका मिल गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक लड़ाई करने का। तो इस बार मराठास ने थोड़ा दिमाग के साथ चले और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, जिसमें बहुत से मराठास क्लैन जो थे उन्होंने एक अलायंस बनाया। और जो मराठास क्लैंस जो इनके साथ अलायंस नहीं बना पाए उनको इतना कन्विंस कर लिया गया कि वो चुप करके बैठेंगे, वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो अलायंस कौन कौन सा था, एक था तो बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे, एक थे मल्हार राव जो होल्कर क्लैन वाले, और मुधोजी भोसले क्लैन वाले। इन तीनों ने एक अलायंस बनाया, और लेकिन इस अलायंस का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस यूनाइटेड फ्रंट को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हरा दिया। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में बहुत सी मराठा टेरिटरीज जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास चली गई। और इस वॉर का एंड भी जो था वो 5 ट्रीटीज से हुआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817 में सिंधियास के साथ की गई थी, जिसमें राजस्थान शिंदे के साथ की गई थी, जिसमें राजस्थान का बहुत सा एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। सेकंड ट्रीटी ऑफ मंडसौर, ट्रीटी ऑफ मंडसौर जो थी वो होल्कर्स के साथ की गई थी।
हॉलकर्स ने बहुत सी टेरिटरीज जो थी अपनी, जो जहाँ से रूल कर रहे थे हॉलकर्स इंदौर से, वो ब्रिटिशर्स को दे दी। और यहाँ पे एक इन्फेंट को जो था वो नेक्स्ट चीफ बनाया गया था, और क्योंकि सारी जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। उसके बाद पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ एक जो है उन्होंने ट्रीटी की, जिसके अकॉर्डिंगली पेंशन ऑफ कर दिया गया बाजीराव सेकंड को, और उनको शिफ्ट कर दिया गया कानपुर के एक छोटे से एरिया में जिसको बिथुर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो बाजीराव सेकंड के जो सन थे नाना साहिब, उन्होंने रिवोल्ट कानपुर से ही किया था। वो क्यों किया था, वो उसका रीज़न आपने देख लिया कि इनको अपनी एस्टेट से जो है वो डिबार करके कानपुर बेच दिया जाता है। और नेक्स्ट जो थी पिंडारीज, ऑब्वियस सी बात है कि पिंडारीज को भी कोई ना कोई सजा देनी थी ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने उनकी जो बहुत सी जो सेंट्रल प्रोविंसेस वाली जो उनकी टेरिटरीज थी उसको एक्वायर्ड कर लिया। और फाइनली मराठास जो कि एक्टिव थे पूना में, उनको एक छोटी सी जगह सतारा दे दी गई, और पूरी बॉम्बे जो था वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया। और इस तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी को एस्टैब्लिश किया गया, और फिर बाद में उसको एक्सपैंड किया गया। कल वाली क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कल मैं आपको अराइवल ऑफ फ्रांस और प्लस जो 3 इंपॉर्टेंट कॉर्नेटिक वार्स हुई हैं ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में, वो बताऊंगी। एंड लास्टली इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप जब घर से बाहर जाएं तो मास्क का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, लेकिन एट द सेम टाइम सोशल डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करना है, बट रिलेशंस ख़त्म नहीं करने। लोगों से बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, सो दैट इस क्रिटिकल टाइम में एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।